नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे जनवाणी कार्यक्रम में। और आज हमारे जनवाणी कार्यक्रम का विषय है पेंशन धारकों, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन धारकों की समस्याएं और उनका समाधान। तो इस विषय पर हमें अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं श्री मदन लाल जी, जो वरिष्ठ लेखा अधिकारी हैं कार्यालय प्रधान महालेखाकार शिमला में, और उनके साथ ही श्री नंदलाल कनौजिया जी, जो सहायक लेखा अधिकारी हैं महालेखाकार प्रधान महालेखाकार कार्यालय शिमला में। तो आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो और दर्शकों, आपको ये हम बता दें कि आज का हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, और आपको कोई भी अगर अपने विषय के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पे। तो 0177 शिमला का कोड लगाना ना भूलें, और नंबर है 28000177, और दूसरा नंबर है 28000178। तो श्री नंदलाल जी, हम अब बात कर रहे हैं जीपीएफ पे, सामान्य भविष्य निधि पे। तो ये क्या है और इसके लिए कौन कौन पात्र हैं, किस तरह से इसे किस तरह से इसमें हम अपना खाता बना सकता है कोई भी कर्मचारी? सामान्य भविष्य निधि जो है, जो एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने 15/5/2003 से पहले जी राज्य सरकार का जो कार्यालय है उसमें उन्होंने ज्वाइनिंग अपनी दी है, वे सभी जो हैं जीपीएफ के पात्र हैं जी। तो ये सबसे पहले उन्हें अपना नॉमिनेशन भरना होता है और उनको अकाउंट नंबर प्रदान किया जाता है, और अकाउंट नंबर प्रदान करने के बाद जो मिनिमम राशि है जीपीएफ की वो 6% है जी। तो वो कम से कम अपना 6% अंशदान करवा सकते हैं, और अधिकतम जो है वो उनकी बेसिक पे और प्लस जो उनको डीए मिलता है वहाँ तक वो उतना अमाउंट जो है वो जीपीएफ में अंशदान अपना करवा सकते हैं जी। तो इसी श्रृंखला में हम पेंशन पे आते हैं श्री मदन लाल जी। तो हम बात कर रहे हैं कि पेंशन हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों के लिए, तो उसकी पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है और इसके प्रकार किस तरह के हैं, किस किस तरह की पेंशन है जनरली लोगों को मिलती है? हाँ, ये एक सेवा से संबंधित पेंशन है जो एक सेवा अवधि के निश्चित सेवा अवधि के बाद दी जाती है। और जो भी कर्मचारी 15/5/2003 से पहले सरकारी सेवा में कार्यरत हुए उनके लिए पेंशन की सुविधाएं, उसके बाद जो लोग आए वो नई न्यू पेंशन स्कीम जो है उसके अंतर्गत आते हैं जी सर। तो सर, जैसे हम जीपीएफ की बात कर रहे थे तो उसमें हम कह रहे हैं कि कर्मचारियों को अंशदान करना रहता है 6% का दर से, उसमें आप कर सकते हैं जनरली। तो जीपीएफ में सर हम कैसे उसमें अंशदान को क्या बढ़ा घटा सकते हैं? हाँ, उसे बढ़ाया भी जा सकता है। साल में अगर वो चाहें तो 2 बार जो है, जो भी सब्सक्राइबर है वो साल में 2 बार उसे बढ़ा सकता है, और यदि वह चाहे तो वो कम भी करवा सकता है। तो साल में 1 बार जो है वो कम भी करवा सकता है जी। तो जीपीएफ की बात तो हुई। तो जब हम पेंशन की भी बात कर रहे हैं साथ साथ में ही, तो सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि फैमिली पेंशन भी लगती है कर्मचारियों के, या आकस्मिक निधन हो जाए या कुछ और चीज़ें हो गई हैं, तो उसमें हम कैसे निर्धारित करते हैं पात्रता को अगर हमें पारिवारिक पेंशन देनी है पारिवारिक पेंशन के लिए? ठीक है, उसमें 2 चीज़ें। एक सुपरनुनेशन, जब भी कोई एम्प्लॉय होता है, ठीक है, तो जो स्पाउस होता है, लेडी या जेंट्स जो भी है, तो वो पारिवारिक पेंशन के पात्र होते हैं, और उनको उसमें पेंशन के दौरान मतलब के दौरान जो है पेंशन लगा दी जाती है, उनको ऑथराइज कर दी जाती है। जब भी इवेंट आता है उनको वो फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है जी। तो और उसके अलावा ये फर्स्ट कैटेगरी के, सेकंड कैटेगरी की भी पेंशन अलग से होती है, जिसमें बच्चे हैं, मान लो स्पाउस भी और पेंशनर और स्पाउस दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसके बाद वो पेंशन जो है सेकंड कैटेगरी में बच्चों के लिए आ जाती है, और पेरेंट्स के लिए भी इवन इंक्लूड हो जाते हैं अगर कोई उनका पात्र व्यक्ति और नहीं है। तो जैसे हम पेंशन की बात कर रहे हैं कि हम स्पाउस को दे सकते हैं या फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट है कर्मचारी के ऊपर, तो क्या जीपीएफ के केस में भी सर हम ऐसे ही कर सकते हैं कि जीपीएफ भी परिवार को मिल सकता है अगर वो तो जीपीएफ जो परिवार को उसी स्थिति में मिलता है यदि किसी सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें सबसे पहले तो उसने अपना नॉमिनेशन भरा होता है, तो जिसके नाम उसने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा होगा जिसके नाम से, तो हम उसको पेमेंट देते हैं। मगर कई बार ये होता है कि जिस समय अभिदाता नौकरी में आता है तो उसकी शादी नहीं हुई होती है जी। तो उसकी जब शादी होती है तो वो अपना नॉमिनेशन भरता है, मगर कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि वो नॉमिनेशन नहीं भरते हैं। इस कारण उनको जो पेंशन, जो जीपीएफ की जो राशि है
उसको समान जो परिवार है उसको समान भागों में उसको बांटा जाता है। तो उसमें जो पात्र हैं वो उसकी सबसे पहले तो उसकी बीवी होगी, जो सब्सक्राइबर है उसकी पत्नी है, उसके माता पिता हैं और उसके बच्चे हैं। तो वो फैमिली वो हम उसकी जो लीगल हायर सर्टिफिकेट है उसके आधार पर और परिवार नकल जो है वो हमें जब सबमिट करते हैं तो उसके आधार पर हम उन्हें जीपीएफ की जो बची हुई राशि है उसका भुगतान करते हैं। जी, तो ये तो रहा कि पेंशन लगने पे या उससे पहले या मृत्यु हो जाने पे, परंतु जब हम जनरल बात कर रहे हैं कि कर्मचारी जो है वो सेवा में है तो उस दौरान उसके लिए क्या कोई लिमिट है जीपीएफ के लिए जो कितनी बार निकाला जा सकता है, कोई समय अवधि है उसके बीच में, या अंतर कितना चाहिए उसके बीच? साल में उसे लगभग 4 महीने का अंतर रखना ज़रूरी है। साल में वो 2 बार जिसे कि विड्रॉल कहते हैं एनआरए ले सकता है, और एक जो होता है जो कि रिफंडेबल एडवांस होता है उसे भी वो ले सकता है। तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पास पर्याप्त राशि जीपीएफ में है या नहीं, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है। जी, तो जीपीएफ की बात हम कर रहे हैं तो उसमें हम बात कर रहे हैं एक हम जीपीएफ रिटेंशन। जीपीएफ रिटेंशन क्या होता है और क्या इसका महत्व है, किस तरह से हम करते हैं? हिमाचल सरकार द्वारा ये जो जीपीएफ रिटेंशन पॉलिसी लाई गई है जिसके अनुसार जिसके द्वारा ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जब रिटायर होता है तो उसके बाद भी वो अपना जीपीएफ जो है वो हमारे कार्यालय में रख सकता है। तो उसका यही है कि वो हमें उसकी एप्लीकेशन हमारे पास आती है, एप्लीकेशन के साथ साथ उसका आवेदन होता है, आवेदन के साथ जो उसका डीडीओ है उसके द्वारा और उसके ऑफिस ऑर्डर निकाले जाते हैं कि वो उसको प्रतिधार जो अमाउंट है उसको वो रिटेन करने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो इसको करने के लिए जो सबसे बड़ी शर्त ये है कि रिटायरमेंट के बाद 6 महीने तक का समय है, तब तक वो यदि वो उससे पहले अपनी एप्लीकेशन दे देता है तो हम उसको और उसकी जो ऑफिस ऑर्डर्स हैं डिपार्टमेंट निकाल करके हमारे ईजी ऑफिस के कार्यालय को भेजते हैं, तो हम उस राशि को रिटेन कर लेते हैं और उसे उसी तरह से जिस तरह से जीपीएफ के ऊपर ब्याज दिया जाता है उतना ही ब्याज जो है प्रतिवर्ष उसकी जो राशि है वो कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट बनता है उस पे उसको दिया जाता है। जी सर, जैसे हम पेंशन की बात करते हैं साथ ही साथ की पेंशन क्या सर, जैसे हम एक तो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी, एक तो अगर वो कर्मचारी है तो वो पेंशन ले सकता है, उसके बाद अगर कोई दूसरी पेंशन के लिए वो एलिजिबल है तो क्या एक समय में 2 पेंशन ले सकता है कोई भी धारक, कोई भी व्यक्ति हो? देखिए ये कुछ एक केसेस में डोल पेंशन का प्रावधान है। वैसे सुपरएनुएशन के बाद जहाँ से होता है, जैसे ये आता है आपका एक्स सर्विसमैन में, एक उनको मिलिट्री साइड से पेंशन लगी होती है, दूसरा अगर वो सिविल साइड में भी नौकरी करता है तो उसकी एक अलग से पेंशन लगती है, तो वो डुअल पेंशन इन्हीं केसेस में जो है वो दी जाती है। सारी तो ऐसा वो एलिजिबल नहीं होता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति हो तो 2 पेंशन एक ही बार, रिटायरमेंट एक बार होगी तो एक ही बार पेंशन लगेगी। जी, तो फैमिली पेंशन सर कितने साल तक मिलती है या उसमें कोई ऐसी समय सीमा तो नहीं है? अगर मतलब आपका कर्मचारी अगर कोई है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसके डिपेंडेंट है वो पेंशन ले रहे हैं तो उनके लिए कोई समय सीमा तो नहीं है या वो भी आजीवन उसको ले सकते हैं पेंशन? देखिए जो स्पाउस है, मतलब लेडी या जेंट्स, हस्बैंड या वाइफ, जो भी केस होगा वो उनको लाइफ टर्म के लिए उनके लिए फैमिली पेंशन होती है, पारिवारिक पेंशन जिसको हम कहते हैं। लेकिन अगर उसके बाद अगर बच्चों को लगती है तो जैसे बच्चे या लड़का या लड़की है तो 25 साल तक जो है उनको फैमिली पेंशन प्रदान की जाती है। 25 साल के बाद जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है और दूसरे जो लोअर रैंक उसमें है उम्र में जो है उनको दी जाती है। जी सर, जैसे हम पेंशन की बात कर रहे हैं तो उसमें मृत्यु के बाद उसके स्पाउस को मिलती है, तो उसमें हम किस हिसाब से उसको कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी मिलती है? अगर कर्मचारी लगभग मान लीजिए 50,000 ले रहा है तो जो उसके जो स्पाउस होगा वो कितना उसे मिलेगा? जो फैमिली पेंशन होती है वो 30% है। जी, वो कुल पे की है कुल पे मतलब जो बेसिक पे की जो है उसका 30% जो है पेंशन में पारिवारिक की पेंशन होती है और वही बच्चों के लिए भी वही चली जाती है आगे, सभी के लिए वही एलिजिबल मतलब होता है अमाउंट। जी सर, जैसे हम जीपीएफ की भी बात कर रहे हैं, साथ में सामान्य भविष्य निधि की बात कर रहे हैं, तो इसमें सर जीपीएफ में हम जो किश्तें हैं, जो मतलब जो आदमी अंशदान दे रहा है हर महीने,
तो उसे हम बढ़ा घटा तो सकते ही हैं, जो आपने कहा पहले। बिल्कुल बढ़ा सकते तो उसे किस समय पे बंद किया जाता है? अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट से कितने समय पहले बंद किया जाएगा खाता? जब भी सब्सक्राइबर की रिटायरमेंट होती है तो उसे रिटायरमेंट से 3 महीने पहले जो है डीडीओ को चाहिए कि उसका जीपीएफ जो है उसे वो बंद कर दे जी। यदि वो मतलब 3 महीने के बाद भी उसे वो कंटिन्यू रखता है तो उसके उस अमाउंट पर उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रिटायरमेंट से पहले 3 महीने पहले जो है जी उसे बंद कर देना चाहिए सब्सक्रिप्शन को। जी। तो जब हम सैलरी की बात कर रहे हैं सर कर्मचारी के, तो और जीपीएफ वो काट रहे हैं, अंशदान दे रहे हैं अपना, तो वो अंशदान जो है वो मतलब जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो कितना उसे देना चाहिए सैलरी का? मतलब उसके लिए कोई लिमिट है या पूरी सैलरी भी कुछ लोग दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर उसने अधिकतम करवाना है तो जो उसकी बेसिक पे है और प्लस जो उसे डीए मिल रहा है हिमाचल सरकार में, हिमाचल गवर्नमेंट जो है बेसिक पे प्लस डीए जो है वहाँ तक वो अपना जीपीएफ जो है कटवा सकता है। जी। तो इसमें सर जैसे हम जीपीएफ की तो बात कर ही रहे हैं और पेंशन की भी हम साथ साथ बात कर रहे हैं, तो जीपीएफ और पेंशन के लिए सर क्या नामांकन का भी कराना पड़ता है कर्मचारी को? और कैसे उसे जो कागज़ है वो मतलब कैसे बनाने और कहाँ जमा करने? ये बहुत एक अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़रूरी है दोनों ही चीज़ों में। जीपीएफ में नॉमिनेशन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, लीगल कॉम्प्लिकेशन जो है वो खड़ी हो जाती है बात। अगर नॉमिनेट किया होगा, परिवार की जो फैमिली डेफिनेशन उसके हिसाब से नॉमिनेट किया होता तो जीपीएफ की पेमेंट देने में आसानी होती है। उसी तरह पेंशन में भी नॉमिनेशन होती है ग्रेजुटी के लिए जी। आप कोई भी एम्प्लॉय जो है ग्रेजुटी के लिए वो कंपलसरी है कि उसको नॉमिनेट ही करना ही है, ताकि बाद में पेमेंट के टाइम मिसहैपनिंग होने के टाइम पे पेमेंट में कोई किसी तरह की समस्या ना आए जी। तो सर जैसे हम जीपीएफ की बात कर रहे हैं तो उसमें हम नामांकन करना पड़ता है हमें कि हमारा कौन उसका हायर होगा, मतलब वो किसे मिलेगी, तो उसका महत्व क्या है सर नॉमिनेशन का? अगर नहीं करता है तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर वो सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ और अदर सर्कमस्टेंसेस, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद उसका पैसा किसको दिया जाए जी। तो इसके लिए ये नॉमिनेशन जो फॉर्म है वो इसीलिए भरे जाते हैं कि वो किसके नाम अपना पैसा मृत्यु के बाद किसके नाम करना चाहता है। तो उसमें जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनको वो नामित कर सकता है जी। और यदि वो उसने नामित ना किए हों जी तो उसमें फिर लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो उसे हम उससे डिपार्टमेंट से को बोल करके जो उसकी पत्नी है उनसे हम लीगल हायर सर्टिफिकेट मंगवाते हैं या परिवार नकल की कॉपी मंगवाते हैं। तो उसके आधार पर सारा कुछ देखने के बाद ही उसको परिवार के सदस्यों को पेमेंट की जाती है। और जिस व्यक्ति ने अपना नामांकन पत्र जो है मान लो शादी के बाद नहीं भरा है तो उसमें होता है कि यदि भरा हुआ है, पत्नी के नाम भरा है, तो उसकी पत्नी को मिल जाएगा जो जितनी राशि है पूरी की पूरी उसको ही मिल जाएगी। परंतु जब वो उसने नॉमिनेशन फॉर्म जो है प्रॉपर नहीं भरा होता है तो उस स्थिति में जो जीपीएफ की राशि है वो परिवार के सदस्यों में बराबर दी जाती है जीपीएफ के संबंध में आपका। जी सर, तो जैसे हम उसके बाद हम बात कर रहे हैं कोई आकस्मिक निधन हो गया किसी कर्मचारी का, तो सर हम पेंशन के लिए भी क्या देखते हैं? पेंशन के लिए समस्याएं आती है जनरली लोगों को जब वो आते हैं, परिवार के जो लोग आते हैं, तो सर उसमें क्या क्या समस्याएं आती है जब आप देखते होंगे रोजमर्रा के? उसमें बहुत सारी समस्याएं आती है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो उसके साथ परफॉर्मेंस जो साथ आने चाहिए वो पूरी तरह से भरे नहीं होते या पूरे नहीं लगाए होते। तो ये डीडीओ की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो केस हमारे कार्यालय को भेजे तो वो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर्म अटैच करने की, जो भी सर्टिफिकेट हमारे को चाहिए होते हैं तो वो पूरे अटैच करके ही केस कंप्लीट रूप में हमारे को भेजे सारा उसमें सारा। जी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए और उसको आप भी वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन। जी तो सर पेंशन के लिए अगर बात की जाए तो मतलब क्या किया जाना चाहिए? और इसके संबंध में नॉमिनेशंस की एक तो बात कही आपने, दूसरा आपने कहा कि कागज़ जो है वो पूरे रहने चाहिए। हाँ, और एक और जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि रिटायरमेंट जो रिक्वायरमेंट है कि जो पेंशन पेपर जो है अब रिटायरमेंट के 6 महीने पहले हमारे कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए, ताकि जो पेंशन है रिटायरमेंट के दिन आपको पेंशन पीपीओ जो आपके हाथ में आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 6 महीने पहले हमारे ऑफिस के लिए अप्लाई करें पेंशन उसके लिए। और इसमें मैं एक और ऐड भी करना चाहूँगा कि जैसे आजकल चल रहा है रिवीजन का चल रहा है,
पे स्केल रिवाइज हुए स्टेट गवर्नमेंट के, तो बहुत सारे केसेस आते हैं, उनमें से बहुत सारी कमियां भी आ रही जिसकी वजह से वो वापस होते हैं और उसमें टाइम कंज्यूम बहुत होता है आने और जाने में उसमें, तो उनके लिए भी इंडिविजुअल के लिए भी ये समस्याएं रहती हैं। तो एक इस माध्यम से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रॉपर तरीके से फॉर्म भर के और सारा कुछ करके केस हमारे कार्यालय को भेजें, पे फिक्सेशन करके प्रॉपर तरीके से, ताकि उसमें गलती के चांसेस कम से कम हो। अदरवाइज जितना टाइम पहले लगा उतना ही वो दोबारा उतना लग जाएगा। जी सर, जैसे हम पेंशन धारकों की बात कर रहे हैं, पेंशन बढ़ रही है, मतलब जैसे उम्र बढ़ रही है इंसान की, जो कर्मचारी था पेंशनर है और कोई ना कोई सरकारी स्कीम से ले रहा है पेंशन, ऐसा तो वो अपनी जॉब की पेंशन ही लेता है, तो क्या सर वो उम्र के साथ साथ उसका धनराशि बढ़ती है या फिर वो एक स्टेबल अमाउंट ही चलता है पूरे टाइम? ठीक है, एक लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो आया वो ये है कि 80 साल के जब हो जाएंगे जी पेंशनर तो 20% इंक्रीज उनको हो जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ये 65, 70, 70, 75 और 80 साल में, यानी कि 5% हर 5 साल के बाद इंक्रीज होता रहेगा अमाउंट, बेसिक पेंशन का अमाउंट। जी, अगर मतलब कोई जैसे हम बात करते हैं कोई शतायु हो जाते हैं, 100 वर्ष के हो जाते हैं, पूरा 100% इंक्रीज हो जाता है। जी, जो जितना अमाउंट पहले मिलता था उतना ही डबल हो जाएगा उसमें। जी। तो सर जैसे हम जीपीएफ पे भी आते हैं, जीपीएफ की बात कर रहे हैं, तो उसमें सर नामांकन की बात हो गई, उसमें सारे कागज़ भी बन गए हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए जो नामांकन का जो है उसमें महत्व क्या है? अगर नहीं होता है तो आपने कह ही दिया कि कैसे करते हैं, तो ऐसा कोई और समस्याएं तो नहीं आती हैं कर्मचारियों को जब हम? सबसे बड़ी तो बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि नॉमिनेशन किस प्रकार की होती है। आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों ने जीपीएफ रिटेन करवा रखा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वे जो भी रिटायरीज़ हैं वो अपना डिपार्टमेंट में जा कर के वो नॉमिनेशन चेक कर लें कि उन्होंने किसको नॉमिनेट किया है। अभी भी हमारे पास कई केसेस आ रहे हैं जिसमें कि लोगों ने अपना जीपीएफ रिटेन किया है और अकस्मात मृत्यु होने पर उनका जो नॉमिनेशन है वो पत्नी के नाम नहीं होता है। तो इस कारण फिर से उनको उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस में जाना पड़ता है कि उन्हें पहले लीगल हायर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, परिवार नकल की कॉपी लानी पड़ेगी। तो इसलिए हमने हमारे कार्यालय के माध्यम से हमने इनको पत्र भी लिखे हैं सारे डीडीओस को। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे जिन लोगों ने अपना जीपीएफ प्रतिधारित किया है वे लोग अपने कार्यालय में जाएं और वहाँ पर जाकर के चेक करें कि उन्होंने किस व्यक्ति को, घर के परिवार के किस व्यक्ति को नामित किया है, ताकि उन्हें आगे किसी भी इवेंचुअलिटी में अकस्मात मृत्यु के कारण जो है परिवार वालों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, तो ये तो रहा सर जीपीएफ, तो हम बात कर रहे हैं जीपीएफ और पेंशन पे ही, दोनों पे ही। तो सर इसमें अब तो हमने लगभग तो हमने सारे ही विषय कवर कर ही लिए हैं, तो सर इसके बाद हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसमें कोई शर्तें हैं? अगर जीपीएफ का कोई इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो उसमें कोई शर्तें हैं कि क्यों निकाला जाए या किस किस ग्राउंड्स पे वो निकाला जा सकता है? हाँ, उसे जैसे विड्रॉल है, एनआरए जो मिलता है उसे नॉन रिफंडेबल कहते हैं। तो परिवार जो मकान खरीदने के लिए होता है या मकान की मुरम्मत के लिए होता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है, तो ये जो हैं ये सारा नॉन रिफंडेबल होता है, तो ये इसे विड्रॉल कहते हैं। और जो हम कुछ जीपीएफ से हम अग्रिम भी ले सकते हैं जिसे हम एडवांस कहते हैं। तो जैसे किसी ने सत्यनारायण की कथा करानी है या जो छोटे मोटे काम है वो छोटी राशि जो है वो अग्रिम के रूप में अभिदाता को दी जाती है। जी, तो सर जैसे हम एडवांस की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं जीपीएफ एडवांस में भी ले सकते हैं, तो उसमें उसको रीपेमेंट की जब बात आती है तो उसमें क्या क्या शर्तें हैं कि कैसे रीपे होगा? क्या समय मतलब अवधि में होता है, एक पीरियोडिसिटी में होता है कि एक मुश्त देना रहता है? कैसे? नहीं, उसकी वो इंस्टॉलमेंट बनाई जाती हैं जितनी वो चाहता है अपनी, मतलब जैसे 36 किश्तें बना करके जितना भी अमाउंट देना चाहे या उसे कम भी करना चाहे तो वो 5 में भी दे सकता है, 10 में भी दे सकता है, 20 में भी। तो ये अभिदाता के ऊपर निर्भर करता है कि सारे का सारा पैसा उसने कितनी किश्तों में देना है। जी, बाद में जो अकाउंट में वो डालेगा जीपीएफ, हाँ, उसी के अकाउंट में वो वापस आता है और उस पर इंटरेस्ट मिलता है उसे। जी सर, तो सर हम पेंशन की भी बात कर रहे हैं, तो पेंशन में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम मान लो कर्मचारी के सर आप स्पाउस को, जो उसके बाद जो आप कह रहे थे कि स्पाउस को मिलती है पेंशन, तो अगर सर उनके बाद अगर स्पाउस नहीं है, फॉर एग्जांपल कि पहले स्पाउस की डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या वो जो बेटे हैं, उन्हें बेटे या बहुएँ हैं या जो उनकी बेटियाँ हैं, क्या वो एलिजिबल होते हैं उसके लिए, पेंशन के लिए? जी, बेटा और बेटी दोनों, तो वो
जो भी बड़ा होगा पहले उसको लगेगी, फिर उसके बाद उसके ऑर्डर में सीनियरिटी जो उनका है छोटे को, फिर छोटे को, फिर छोटे को, और 25 साल तक लगी। 25 साल के बाद गर्ल्स में जो है वो फिर जो फैमिली पेंशन लगेगी वो अनमैरिड तक। उसके लिए कंडीशन है कि जब तक उसकी शादी नहीं होती या जब तक उसकी अर्निंग नहीं होती तब तक वो उसको फैमिली पेंशन वो लगी रहेगी। इसके अलावा एक और प्रावधान है कि विडो डॉटर अगर पेंशनर या जो स्पाउस है, मतलब पेरेंट्स के लाइफ टाइम में अगर वो विडो हो जाती है, भगवान अगर ऐसा हो, पर अगर वो होती है तो उसके वो पेंशन के लिए पात्र हो जाती है, पारिवारिक पेंशन के लिए। तो जो बड़ा पुत्र है या पुत्री है सर, जो आप कह रहे हैं कि पेंशन के लिए एलिजिबल है, तो वो अगर सर कर्मचारी हो तो भी क्या उसे मिलती है, या अगर किसी और जॉब में हो? इसमें वो लिमिट है इनकम की। जो इनकम अगर बेसिक फैमिली जो बेसिक पेंशन प्लस डीए, अगर उससे ज़्यादा उसकी इनकम है या नौकरी पे है तो वो पात्र नहीं है उस चीज़ के लिए। तो एज सच जो विडो है वो भी पात्र है, और बेटे और बेटियां सिर्फ पात्र पर लेकिन इनकम कंडीशन साथ में इसके साथ। जी, तो सर ये जीपीएफ और पेंशन पे हमने आज बात की और लगभग सभी मुद्दों को हमने छुआ है। तो आशा है दर्शकों की आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी और आपके सभी जो संशय थे उनका निवारण हुआ होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप हमारा कार्यक्रम देखा, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और सर आप लोग हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।